Hello everyone and good morning. My name is Vivek Sharma and today we will be discussing about four major articles. पहले आर्टिकल में हम जीडीपी ग्रोथ के बारे में बात करेंगे इंडिया की फर्स्ट क्वार्टर में क्या रिजल्ट रहा। देन एक ड्रैगन फ्लाई के बारे में हम बात करेंगे जो रीडिस्कवर की गई वेस्टर्न घाट में। देन माइक्रोब्स के बारे में बात करेंगे कि कैसे प्लास्टिक डाइजेस्ट करने वाले जो माइक्रोब्स हैं वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप कर रहे हैं। देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट इंडिया जापान रिलेशन। तो आइए एक एक करके इन आर्टिकल्स को हम समझते हैं। सबसे पहले इस आर्टिकल में आपको समझना होगा जीडीपी क्या होता है। देखो, जीडीपी आपकी सम है मॉनेटरी वैल्यू का। मॉनेटरी वैल्यू का ये मॉनेटरी वैल्यू किसकी होगी? कहते जी जो भी आपके फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आपकी इकोनॉमी में बने हैं, मतलब फाइनल वैल्यू। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से इंडिया में वीट है। अब वीट 100 किलो पैदा हुई थी, तो इसके बाद इसमें से कुछ 50 किलो का आटा बना लिया गया। कहते कि भाई देखो 50 किलो के आसपास हमारे पास क्या है, वीट है फाइनल गुड्स, एंड 50 किलो के आसपास हमारे पास आटा है फाइनल गुड। दोनों की वैल्यू अलग अलग कैलकुलेट की जाएगी। लेट्स से वीट अगर 20 रुपए किलो था तो ये आपका लगभग 1000 रुपया हो गया। एंड लेट्स से अगर आटा 40 रुपए किलो के हिसाब से बिक रहा था तो समवेयर अराउंड ये आपका 2000 रुपये हो गया। तो टोटल जीडीपी होगी 3000 रुपये। कितनी होगी? 3000 रुपये। ये फाइनल मॉनेटरी वैल्यू है गुड्स एंड सर्विसेज जो किसी कंट्री के अंदर प्रोड्यूस की जाती है। अब इसमें तीन मेजर कंपोनेंट आप देखते हो मेजरली। चिग। अब चिग में क्या है? ये कंजम्पशन जो हाउस होल्ड लेवल पे आप देखते हो, जैसे आप और मेरे घर में जो खर्चे चल रहे हैं वो, प्लस आप इन्वेस्टमेंट देखते हो, इन्वेस्टमेंट बिजनेसेस करते हैं जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल, एंड फिर गवर्नमेंट स्पेंडिंग, भाई गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी चीजों में कितना पैसा लगा रही है वो। इसके अलावा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट को माइनस करके जो भी आपका फाइनल रिजल्ट आएगा तो वो आपका जीडीपी कहलाएगा। दैट्स जीडीपी। अब जीडीपी इंडिया की जो ग्रोथ रेट है 7.8% के आसपास रही है। दैट्स प्रीटी गुड फॉर अ डेड इकोनॉमी। कहीं ना कहीं एक डेड इकोनॉमी के हिसाब से बहुत अच्छा ग्रोथ रेट है, बिकॉज हम अभी तक फोरकास्ट कर रहे थे कि 6.5% के आसपास रहेगा, बट उससे कहीं ज्यादा रहा है। अब यहां पे चाहे आप ओवरऑल जीडीपी की बात करो या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 7.7%, कंस्ट्रक्शन में 7.6, सर्विस सेक्टर में 9.3, उसमें भी सब डिविजन्स है, यू कैन गो थ्रू दैट, एंड गैस इलेक्ट्रिसिटी इनमें 10.2% का आपको ग्रोथ रेट देखने को मिला है। तो कहते हैं कि भाई अभी टैरिफ का इम्पैक्ट बहुत मोडेस्ट आपको देखने को मिला, बट अभी भी हो सकता है आरबीआई अभी इस चीज को देख रही है, एवेलुएट कर रही है कि क्या लॉन्ग टर्म में इसका कोई इम्पैक्ट रहने वाला है। बट स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रेट का मतलब ये है कि भाई सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अपना अच्छा कर रहा है, एंड मोर ओवर ये हाईलाइट कर रहा है कि भाई स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ हमारी इंप्रूव हो रही है। एंड अभी टैक्स कट आएगा, जो अभी वेडिंग के सीजन आ जाएंगे एंड इवन फेस्टिवल सीजन आ जाएंगे, तो इंडिया की ग्रोथ रेट और ज्यादा इंप्रूव हो सकती है। दैट इज देयर। आइए अब बात करते हैं आइस एज एरा की एक ड्रैगन फ्लाई के बारे में, जो कि अभी आपको हाई एल्टीट्यूड रीजन में मिल रही है, सदर्न वेस्टर्न घाट में। देखिए ये आपकी प्रोकोथीस थेमिस प्रोकोथेमिस एरिथ्रिया कैटेगरी से बिलोंग करती है। वैसे इसे कॉमनली स्कारलेट डार्टर के नाम से आप जानते हैं। ये ड्रैगन फ्लाई की स्पीशीज है जो प्लेस्टीन पीरियड में फेज में इंडिया के अंदर आई थी। अब कहते हैं कि इसका मेजरली हैबिटेट यूरोप में आपको देखने को मिलता है, एशिया में हिमालयाज में देखने को मिलता है, बट उसके अलावा अभी वेस्टर्न घाट में भी ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। तो कहते हैं कि भाई इसके बारे में आप ये याद रखना कि एक तो हमारा रिकॉर्ड थोड़ा रीडिफाइन हो गया है इसके मिलने से। मोर ओवर आप ये मान के चलो कि ये काफी वनरेबल है हैबिटेट लॉस और क्लाइमेट चेंज को लेके, तो उसको लेके हमें थोड़े कंजर्वेशन एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। एंड ये कहीं ना कहीं हाईलाइट करता है कि अभी भी वेस्टर्न घाट में बहुत सारी हिडन बायोडाइवर्सिटी है जिसको आज तक हम समझ नहीं पाए। आइए अब बात करते हैं आज के थर्ड आर्टिकल, जहां पे हम बात करेंगे माइक्रोब्स की, प्लास्टिक की एंड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। देखो, प्लास्टिक अगर हम बात करें तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। अब एक ऐसा वेस्ट जो कभी डिकम्पोज नहीं होता जल्दी से। मतलब अगर बड़ा प्लास्टिक है तो वो माइक्रो प्लास्टिक में कन्वर्ट हो जाएगा। माइक्रो प्लास्टिक का मतलब कि भाई 5 mm से
उसका साइज जो हो जाएगा छोटा हो जाएगा। फिर ये माइक्रो प्लास्टिक हो सकता है कल को नैनो पार्टिकल्स में यानी नैनो प्लास्टिक में कन्वर्ट हो जाए, एंड ये कहीं ना कहीं जाके लॉन्ग टर्म में रिवर्स, इन्वायरमेंट, सॉइल, फूड चेन सबको डिस्टर्ब करता है, जिससे ह्यूमन के ऊपर भी इंपैक्ट पड़ता है। अभी रिसेंटली हुआ क्या कि हमारे सर कोलकाता ने एक स्टडी कंडक्ट कर रहे थे सुंदरबन एरिया में, कहते कि भाई कई माइक्रोब्स ऐसे हैं कि अगर हम बात करें जो वाकई में 17 डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टिक पॉलीमर को डिग्रेड कर रहे हैं। बट यहां पर अगर एक और चीज देखें तो 73% सिंथेटिक प्लास्टिक जो है उसको टारगेट, जैसे पेट बॉटल्स जो होती है कोल्ड ड्रिंक वाली, उनको ये डिकम्पोज कर रहे में अभी वो कर रहे हैं। अब कहते हैं ये तो अच्छी बात है, बट कहते हैं इसके साथ एक प्रॉब्लम है। ये जो प्लास्टिक है ना, इसके ऊपर आपको बहुत सारे माइक्रोब पनपते हुए दिखते हैं। अब होता ही है कि भाई ये जो प्लास्टिक आपका यहाँ पर पड़ा रहता है, डिग्रेड बहुत धीरे धीरे होता है, तो यहाँ पर बैक्टीरियल कम्युनिटी इसके ऊपर फैल जाती है, और इससे जो भी पानी में आपने केमिकल्स वगैरह कुछ भी आपके जा रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट ये रेजिस्टेंस बिल्ड कर रहे हैं। इस दो चीजें देखने को मिल रही है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, जहां पर आपके फ्रंट लाइन जो मेडिसिन है, एंटीबायोटिक्स है, वो असर करना बंद कर दे, तो ऐसी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। कहते कि भाई ये एक बड़ी प्रॉब्लम है हमारे सामने। एंड मोर ओवर मेटल रेजिस्टेंस जीन्स भी इसमें डेवलप हो रहे हैं, जहां पर ये हैवी टॉक्सिक मेटल वाले जो पानी है उसमें भी सर्वाइव कर पा रहा है, जहां पर जिंक, कैडमियम एंड मरकरी की बात की जाए। तो ये दो चीजें आपको इस स्टडी में आपको देखने को मिल रही है। इंप्लीकेशन ये है कि भाई अगर एंटी माइक्रोबल रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है तो हेल्थ केयर के लिए बहुत डीप एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। कहीं ना कहीं इकोसिस्टम जो कि थ्राइविंग इकोसिस्टम थे जैसे मैंग्रोव्स है, भाई सुंदरबन अपने आप में एक ऐसा इकोसिस्टम है जो बहुत सारी स्पीशीज को होस्ट करता है। अब एंटी माइक्रोबल रेजिस्टेंस वहां पर फैलना कहीं ना कहीं एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। एंड मोर ओवर कहते हैं कि भी इसमें क्लाइमेट चेंज के कारण इंपैक्ट आपको और ज्यादा सीवियर देखने को मिलेगा, जहां पर ये बैक्टीरिया और तेजी से ग्रो करेंगे। आइए अब बात करते हैं इंडिया और जापान के रिलेशन। तो 29 और 30 अगस्त को हमारे प्रधानमंत्री जापान के विजिट पे, अभी यूएस के साथ ट्रेड टेंशन चल रही थी, तो जापान की मीटिंग काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जापान हमेशा से एक ट्रस्टवर्दी एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहा है इंडिया का। अब अगर एंशिएंट लिंकेज की बात करें तो 6th सेंचुरी के आसपास बुद्धिज्म जब ट्रेवल किया था जापान में, तब से हम एक दूसरे के दोस्त हैं। एंड इवन अगर आप देखेंगे तो जापान ने इंडिया की इंडिपेंडेंस मूवमेंट को भी सपोर्ट किया था सुभाष चंद्र बोस के टाइम पे, आईएनए के साथ आप इसे लिंक कर सकते हो। एंड इवन 1945 में इंडिया ने साइन किया था सैन फ्रांसिस्को पीस ट्रीटी, जहां पर बायलैटरल पीस ट्रीटी भी हुई थी हमारे जापान के साथ 1952 में। तो वैसे 2000 में हम ग्लोबल पार्टनर बने, फिर स्ट्रैटेजिक ग्लोबल पार्टनरशिप हमारी स्टार्ट हुई 2006 में, और 14 में स्पेशल स्ट्रैटेजिक ग्लोबल पार्टनरशिप हमारी स्टार्ट हुई। अब कहते हैं कि भाई यहाँ पर इसके अलावा हमारा 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग तो चल ही रहा है, मालाबार एक्सरसाइज, लॉजिस्टिक एग्रीमेंट हम एक साथ कर रहे हैं। बट कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जैसे मुंबई दिल्ली इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, बुलेट ट्रेन एंड मेट्रो नेटवर्क, ये भी कुछ ऐसे मेजर इनिशिएटिव है जिसमें हम और जापान एक साथ हैं। अब देखो, अगर इस फोरम की बात करें, इस फोरम में ये डिस्कस हुआ कि भाई आने वाले समय में इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है। एंड इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने मियांगी करके एक सेमीकंडक्टर प्लांट है, वहां पर भी विजिट किया, बुलेट ट्रेन में राइड की। एंड अभी गवर्नर लेवल पे, लाइक आप कह सकते हो स्टेट के साथ, स्टेट टू स्टेट आपकी आपस में कॉपरेशन को बूस्ट करने के लिए 16 एग्रीमेंट यहां पर साइन हुए हैं। तो कहते हैं सप्लाई चेन रेजिलियंस, एनर्जी सिक्योरिटी, एआई, एसएमई, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, इन सब को लेके काफी सारे एग्रीमेंट यहां पर साइन हुए हैं। जैसे इंडिया जापान ज्वाइंट विजन फॉर नेक्स्ट डेकेड, 10 साल का रोड मैप, ज्वाइंट डिक्लेरेशन ऑन सिक्योरिटी कॉपरेशन, डिफेंस टाई और बूस्ट करने के लिए, ह्यूमन रिसोर्स एक्सचेंज, 5 लाख इंडियन एक्सचेंज करेंगे, मतलब 5 लाख पीपल एक्सचेंज करेंगे, 50,000 इंडियन वर्कर 5 साल के लिए जापान में जाएंगे। देन हमारा एक एमओयू हुआ इनके साथ ज्वाइंट क्रेडिट मैकेनिज्म को लेके, लो कार्बन टेक्नोलॉजी और कार्बन क्रेडिट को लेके, डिजिटल पार्टनरशिप, एआई के लिए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सेमीकंडक्टर, डिजिटल टैलेंट, इन सब के लिए, मिनरल रिसोर्स के लिए, क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन रेजिलियंस को बिल्ड करने के लिए जापान हमारी हेल्प करेगा। फिर ज्वाइंट लूनर प्रोब हम एक्सप्लोर करेंगे चंद्रयान 5 के टाइम पे।
देन ज्वाइंट डिक्लेरेशन ऑन क्लीन हाइड्रोजन एंड अमोनिया, इसके ऊपर भी हमारा मिलके R&D रहेगा। कल्चरल एक्सचेंज, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डोमेस्टिक वेस्ट, वाटर मैनेजमेंट, इसके ऊपर फोकस है क्योंकि इंडिया में वाटर की एक बहुत बड़ी पोल्यूशन है, प्रॉब्लम है, सॉरी। देन एनवायरमेंटल कॉपरेशन, पोल्यूशन को लेके, बायोडाइवर्सिटी को लेके, क्लाइमेट चेंज को लेके, एंड इवन ज्वाइंट स्टेटमेंट भी हमने रिलीज करी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर। तो कहते हैं ये सब यहाँ पर हुआ। अब उसके साथ साथ जापान ने 10 ट्रिलियन जापानीज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंडिया में इंश्योर करने की बात की है। सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से अगेन जो आपके सेमीकंडक्टर्स है, क्लीन एनर्जी है, क्रिटिकल मिनरल्स है, फार्मा, टेलीकॉम, तो सिक्योर करने की जापान ने हमारे को बात की है। ट्रस्टवर्दी एआई को बिल्ड करने के लिए जापान हमारे साथ जुड़ा हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, एविएशन, इन सब में आपको जापान और हमारे बीच में कोऑर्डिनेशन देखने को मिलेगा। इवन बायोफ्यूल, आपका बायोगैस, सस्टेनेबल, सब नेशनल डिप्लोमेसी, स्टेट लेवल्स पे, तो उसमें भी हम एक दूसरे के साथ वर्क करेंगे। तो कहते हैं अभी इकोनॉमिक कॉपरेशन की बात करें, इंडिया 5th लार्जेस्ट कंट्री बनने वाला है। तो अभी अपना सॉरी 3rd लार्जेस्ट कंट्री बनने वाला है इकोनॉमी के टर्म में। जापान अभी हमारा 3rd लार्जेस्ट पार्टनर है, बट बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक प्रॉब्लम है इनके साथ। इसके अलावा दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, बुलेट ट्रेन, मेट्रो, स्मार्ट सिटी, ये सब आपके इनिशिएटिव है जो इनके साथ हमने किए। बट अभी ग्रास रूट लेवल पे इनमें से कोई भी प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं हो पाया बिकॉज एक्विजिशन की एक प्रॉब्लम रही है। कहते फिर डिफेंस के पार्ट पे, टेक्नोलॉजी पार्ट पे, जो मैंने आपको अभी एग्रीमेंट्स वगैरह बताए थे, वो सारे एग्रीमेंट्स हमारे हुए। बट अभी कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे ट्रेड इम्बैलेंस को लेके। बुलेट ट्रेन मैंने कहा कि लैंड एक्विजिशन नहीं हुई। चाइना फैक्टर, बिकॉज वो क्वाड को कहीं ना कहीं फोकस कर रहे हैं और हम अभी यूएस के साथ बहुत ज्यादा घुल मिल नहीं रहे, तो अपना चाइना की तरफ थोड़ा बेंड ज्यादा हो रहा है। तो अपन बैलेंस्ड अप्रोच को लेके चल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग अलाइनमेंट है क्वाड के साथ, तो वो एक प्रॉब्लम रह सकती है। इमिग्रेशन पॉलिसी, जितनी कहा जाता है उतने लोग यहाँ पर ट्रांसफर होते नहीं है। एंड मोर ओवर न्यूक्लियर एनर्जी कॉपरेशन अभी भी बहुत स्लो देखने को मिल रहा है, इवन न्यूक्लियर एनर्जी की डील होने के बावजूद। कहते वे फॉरवर्ड में पीपल टू पीपल टाई आप बूस्ट करो, आप कोशिश करो कि बायलैटरल रिलेशन को और ज्यादा बेटर करो। साथ के साथ ग्रीन टेक्नोलॉजी, जो अपकमिंग टेक्नोलॉजी है, आप उसके ऊपर फोकस करो। मोर ओवर सब नेशनल डिप्लोमेसी, स्टेट से स्टेट कनेक्टिविटी और बेटर करो। एंड क्वाड को स्ट्रेंथन कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो, ऑटोनॉमी एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए, जहां पर इंडिया को भी ये ना लगे कि भाई जापान हमें बेचता ज्यादा है, हमसे खरीदता कम है। तो ये चीजें हैं जो आपको यहाँ पे याद रखनी। आज के डिस्कशन में इतना ही था। धन्यवाद।